प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तथा आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। छात्रों, हम लोग डीसी जनरेटर में 2 क्लास कर चुके हैं। आज ये तीसरा क्लास है और अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन, कार्य पद्धति तथा वर्गीकरण पढ़ा था। आज उसके बाद के टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है उसके बाद टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन। तो पहले हम जानेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा और पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ याद भी हो जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, तो हमने ये जाना था फैराडे के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है और हमने इसमें देखा था कि क्या होता था। हमारा पोल था हमारा मैग्नेट का, नॉर्थ और साउथ। बीच में क्या था? आर्मेचर कंडक्टर था जो कि प्राइम मूवर के माध्यम से घुमाया जा रहा था। अब देखिए, नॉर्थ से साउथ हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा फ्लक्स गमन कर रहा है और इसके कारण जो कट हो रहा था उसके कारण आर्मेचर कंडक्टर में एक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था और उस ईएमएफ के कारण उस करंट आर्मेचर कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो रहा था। अब देखिए, ये भी क्या है, आर्मेचर जो बना है सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है और वहाँ कंडक्टर लपटा हुआ है और उसमें जब धारा उत्पन्न होता है तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या होता है? इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और यह मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मेन फील्ड जो फील्ड पोल का था उस पर प्रभाव डालता है। यही प्रभाव क्या कहलाता है? आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप? तो यह कब होता है? जब जिस स्थिति में लोड इस पर उत्पन्न किया जाता है तब होता है। यानी अब सीधी सादी भाषा में कहें हम कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या है, तो मेन फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव क्या कहलाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। और यह 2 तरह का होता है। कैसे होता है? आप देखे होंगे, एक कंडक्टर घूम रहा है तो एक समय ऐसा आता है जब इसका नॉर्थ, इसमें भी नॉर्थ साउथ बनेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ बना, यहाँ साउथ बना पहले, तो यहाँ जो क्या कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको डीमैग्नेटाइज वो स्थिति बोलते हैं। जब ये यहाँ आएगा तो क्या कर रहा है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? क्रॉस मैग्नेटाइज बोलते हैं। तो यही स्थिति आती है। अब इसमें आर्मेचर रिएक्शन में 2 शब्द आपको सुनने को मिलता है। क्या क्या? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति जब क्या करता हो, आर्मेचर फ्लक्स चुंबक मेन फ्लक्स को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? इधर जा रहा है, कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है, कोई इसको इधर से धक्का दे दे तो क्या होगा? ये डिस्टर्ब होगा। उसी तरह क्या कहा जाता है। तो अब हमको पहला टर्म क्या आया, समझ लीजिए। पहला टर्म आया आर्मेचर रिएक्शन में क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्या? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये जाने कि क्या है आर्मेचर रिएक्शन क्या है। तो जो आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स है, जो मेन फ्लक्स पोल द्वारा जो उत्पन्न हो रहा था उस पर जो प्रभाव डाल रहा था वो कहला गया आर्मेचर रिएक्शन। उसमें 2 स्थिति हमारी हो गई। पहला क्या हो गया? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कहने का मतलब है, हम फिगर समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा पहला नंबर, आर्मेचर रिएक्शन क्या है। आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है? मेन फ्लक्स पर प्रभाव डालता है या डिस्टर्ब करता है या अर्थात कमजोर करता है। है ना? अब इसमें 2 स्थिति, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कहने का मतलब है कि इस फ्लक्स को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। यहाँ इस स्थिति में आ गया तो इसको इधर की ओर धकेलेगा, ना कि साउथ पोल तो जा रहा था तो साउथ पोल से बाहर की ओर धकेलने का प्रयास करेगा।
तो हम कह सकते हैं इसको कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन वह स्थिति है जिसमें आर्मेचर रिएक्शन फील्ड फ्लक्स को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, ठीक है, डिस्टर्ब करता है। और क्योंकि अब यहाँ देखिए एक शब्द आएगा जिसको अभी हम लोग समझेंगे, क्योंकि ट्रेलिंग पोल टिप के निकट परिणामी फ्लक्स अधिक शक्तिशाली तथा लीडिंग पोल टिप के अंतर्गत कमजोर होता है। अब यहाँ शब्द आया ट्रेलिंग पोल टिप और लीडिंग पोल टिप क्या होता है, तो इसको भी हम अभी थोड़ी देर में समझाएंगे आपको, पहले इसको देख लेते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का क्या प्रभाव होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन से क्या प्रभाव होता है। तो आप याद रखेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के प्रभाव के कारण क्या होता है, आर्मेचर की घुमाव दिशा में एमएनए जीएनए से क्या होता है, थीटा एंगल खिसक जाता है। क्या आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का प्रभाव क्या होगा, तो आंसर होगा आपका क्या होगा, आर्मेचर की घुमाव दिशा में, अगर आर्मेचर ऐसे घूम रहा है तो इस दिशा में, अगर ऐसे घूम रहा है तो इस दिशा में, अर्थात आर्मेचर के घूमने की दिशा में क्या होगा, जो एमएनए है, ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जीएनए से, ठीक है, जीएनए से थीटा डिग्री अंश खिसक जाता है, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का प्रभाव क्या हम देखें कि एमएनए आगे की ओर बढ़ जाएगा, किससे, जीएनए से, और एमएनए और जीएनए क्या होता है, अभी इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए। पहले जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम देख लेते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूंगा मैं। तो आप पहला नंबर याद रखेंगे, दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन क्या है, तो आर्मेचर फ्लक्स द्वारा उत्पन्न डालने वाला पोल फ्लक्स के प्रभाव पर हो गया। इसमें दो स्थिति, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या है, जब वो विक्षोभ करता है, डिस्टर्ब करता है, तो वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि ये मैंने खिसक जाएगा किधर, जिधर आर्मेचर घूम रहा है, कितना, थीटा डिग्री एंगल, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या करेंगे, इस प्रभाव के निवारण के लिए क्या होता है, ब्रशों को जीएनए की स्थिति से एमएनए की स्थिति में खिसका दिया जाता है। यानी ब्रश क्या करते हैं हम, ब्रश को जीएनए से खिसका दिया जाता है वहाँ पर, क्योंकि ब्रश के माध्यम से ही हमारा आउटपुट जाता है, आपको पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया है। तो ब्रश जब खिसका देंगे तो फिर क्या होगा, फ्लक्स को ये जो करंट आएगा इसके द्वारा, तो क्या करेगा, उसको ये कैप्चर कर लेगा और बाहर की ओर वो सप्लाई कर देगा। तो बस आपको तीन चीज़ याद रखना है यहाँ पर, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट क्या है, तो एमएनए जीएनए की ओर खिसक जाता है, इसको दूर कैसे करेंगे, तो ब्रश को भी उसी स्थिति में घिसका देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब दूसरी आती है डीमैग्नेटाइजेशन। अब देखिए डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन। अब डीमैग्नेटाइजेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये दो पोल था हमारा, और ये नॉर्थ था, ये साउथ था, अब इधर से इधर जा रहा था। अब ये जस्ट इसके आर्मेचर फ्लक्स क्या हो, इसके अपोजिट में आ जाए, देख रहे हैं, मतलब इसको क्या कर रहा है, पूरी तरह रोक रहा है, तो यह कहलाता है डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसका भी नॉर्थ यहाँ आ गया, ठीक है, तो फ्लक्स जो जा रहा था उसमें बाधा उत्पन्न करने लगा, तो इस स्थिति को हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। अर्थात ये कहा जाए जब कि किसी डीसी जनरेटर में लोड करंट अधिक होने पर क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स में को विक्षेपित करने लगता है। अब इसके कारण क्या होता है, यह प्रक्रिया लोड पोल टिप के अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। इस प्रभाव के कारण जनरेटर का ईएमएफ का मान घट जाता है, क्योंकि फ्लक्स आर्मेचर नहीं काटेगा तो कहाँ से ईएमएफ बनेगा। अब क्या करता है, फ्लक्स को, जो फ्लक्स इधर जा रहा है इसको क्या कर रहा है, कम फ्लक्स जाने दे रहा है, एक तरह से ये दीवार बना रहा है, अपोजिट काम कर रहा है, तो ईएमएफ का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से क्या हुआ भाई, एमएनए जीएनए से खिसक रहा था, अब यहाँ क्या हो गया कि बताइए कि
डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण क्या प्रभाव होता है? इस प्रभाव के कारण क्या होता है? जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, जनरेटेड ईएमएफ ईजी, उसका मान क्या हो जाता है? घट जाता है। उम्मीद करते हैं आप याद हो गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के दूर करने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, तो क्या किया जाता है? बड़े जनरेटरों में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक वाइंडिंग जोड़ा जाता है जिसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहा जाता है। तो सीधे सीधे आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या कहेंगे? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को कम करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट का प्रभाव क्या होता है? तो जनरेटेड ईएमएफ का मान घट जाता है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, अब आप ये भी समझ लीजिए, लीडिंग पोल टिप थोड़ा सा कंसेप्ट है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लेकिन अभी हमने उसमें जिक्र किया था, लीडिंग पोल टिप शब्द आया था, तो आपको मैं बता देता हूँ कि लीडिंग पोल टिप क्या होता है। जैसे देखिए, जनरेटर या मोटर में पोल की वह साइड जो आर्मेचर घूर्णन पर आर्मेचर कंडक्टर को पहले मिलती है। जैसे मान लीजिए कि ये था, ठीक है, तो आर्मेचर और घूम रहा है ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये फ्लक्स है, अब इस फ्लक्स के संपर्क में ये पार्ट पहले आया है, इसको मान लेते हैं हम 1 पार्ट, इसको 2 पार्ट। हमने भी बताया था कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम वाइंडिंग के रूप में लें तो दो एक्टिव साइड था, तो जो पहला एक्टिव साइड मिला वो क्या कहलाएगा? लीडिंग पोल टिप कहलाएगा, और दूसरा जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? लैगिंग पोल टिप कहलाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ गए होंगे। दूसरी बात जीएनए की आती है। तो जीएनए क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, याद रखिएगा, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है? जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपके पास कोई स्थिति है फ्लक्स की, इसको बनाते हैं, जीएनए अभी जिक्र कर रहे थे हम, ये जीएनए है। तो मान लीजिए 2 पोल है और इस पोल के बीच क्या होगा? एक फ्लक्स होगा जो कि नॉर्थ से साउथ को गमन कर रहा है। तो ये बीचों बीच होता है जब ये फ्लक्स बिल्कुल क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है उसके बीच से गुजरता है, तो वह कहलाता है जीएनए स्थिति कहलाता है। और एमएनए क्या होता है? लोड के साथ क्या होता है कि यह बदलता है, जीएनए हमेशा फिक्स रहता है, और एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, अगर इधर गया तो उसके साथ ये भी चेंज हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जीएनए क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है, और एमएनए क्या होता है? वह बदलते रहता है। इसलिए बदलता है कि जैसे ही उसको आर्मेचर चालक में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। इस कारण क्या होता है? वो ब्रश को अपने फ्लक्स के प्रभाव से घिसका देता है, वहीं एमएनए की स्थिति कहलाती है, ठीक है। अब ब्रश हमेशा क्या होना चाहिए? एमएनए पे होना चाहिए, तभी हमारा कम्यूटेशन हो पाएगा, तभी चूँकि वो आउटपुट ले पाएगा। तो ये स्थिति हम शुरू में, चूँकि बिना लोड पर एमएनए और जीएनए क्या होता है? एक ही होता है, तो शुरू में तो हम ब्रश को कहाँ रखते हैं? जीएनए पर ही रखते हैं। इसीलिए इसको रॉकर आर्म की सहायता से एक फिक्सेबल वायर लगाया जाता है ताकि यह घिसकाया जा सके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब जो टॉपिक आता है हमारा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किस स्थिति में एमएनए और जीएनए एक ही होता है? तो नो लोड की स्थिति में, ठीक है।
ठीक है, याद रखिएगा GNA और MNA किस स्थिति में रहता है, नो लोड की स्थिति में एक ही में रहता है, ठीक है। और लोड बढ़ने पर MNA क्या होता है, इफेक्टिव होता है। चलिए अब देखिए आगे, MNA हो गया, MNA हो गया, बिल्डिंग वोल्टेज हो गया। अब देखिए इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स जो है सीरीज मोटर का क्या होता है, इस पर भी जान लें हम लोग थोड़ा सा। क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज मोटर में क्या होता है कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो देखते हैं कि आप यहाँ क्या है, आर्मेचर है और यहाँ फील्ड था और इसी से हमारा लोड जुड़ा था। तो सभी सीरीज में है, तो अगर आर्मेचर में जितना करंट उत्पन्न हुआ उतना ही हमारा क्या जा रहा है, ये फील्ड में भी जा रहा था और उतना ही हमारा लोड को भी सप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो इस स्थिति से हो रहा था कि जितना ही हमारा फ्लक्स बढ़ेगा उतना ही हमारा क्या होगा, EG का मान बढ़ेगा। और ये चूँकि सेल्फ जनरेटर था, सेल्फ स्टार्ट जनरेटर था, तो आप देखते थे कि सेल्फ स्टार्ट जनरेटर में क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए यहाँ अवशिष्ट चुंबक होता था। तो जीरो स्थिति में तो ऑटोमेटिक क्या होता था, फ्लक्स उत्पन्न होता था, और जब ही फ्लक्स का मान बढ़ता था और आर्मेचर कंडक्टर में क्या होता था, करंट उत्पन्न होता था, EMF उत्पन्न होता था। इस कारण इसको सप्लाई वृद्धि हो जाती थी और ये क्या होता था, फ्लक्स का मान बढ़ने लगता था। और जब यहाँ फ्लक्स का मान बढ़ता था तो EMF का मान भी बढ़ता था। जो कि आप देखे होंगे, यहाँ हम लोग क्या देखे थे फॉर्मूला, EG इक्वल टू 5ZN P/60 यही था, यानी ये दोनों क्या था, प्रोपोर्शनल था। अब अगर आर्मेचर करंट बढ़ा और सीरीज में जुड़ा हुआ है तो टोटल क्या होगा, फील्ड करंट को सप्लाई होगा फिगर के अनुसार, तो क्या होगा आपका फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो अगर इसको समय ग्राफ पर व्यक्त किया जाए, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा इस निम्न में से कौन सीरीज जनरेटर का क्या है, टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट या फील्ड करंट का ग्राफ है। तो मान लीजिए इसको हम फील्ड करंट मान लेते हैं, फील्ड करंट को IF से व्यक्त करते हैं और इसको वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज या जनरेटेड वोल्टेज EG लिखते हैं। जनरेटेड वोल्टेज लिखेंगे, EMF लिखेंगे या टर्मिनल वोल्टेज लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जीरो से शुरू नहीं होगा, क्योंकि जीरो क्या था, जीरो स्थिति में ऑटोमेटिक हमारा अवशिष्ट चुंबक था, इसलिए क्या हुआ, वहाँ पर EMF ऑलरेडी जनरेट हुआ। उसके आगे ये बनता है तो कुछ इस टाइप का बनता है, और ये जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी ये मान हमारा ऐसे ज़्यादा था यहाँ तक। और इसके बाद क्या होगा, देखिए मैग्नेट में पढ़े होंगे कि कितना भी अगर हम करंट बढ़ाते रहें तो ऐसा नहीं है कि फ्लक्स बढ़ते रहेगा, एक सीमा तक वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। जब सैचुरेट हो जाएगा तो कितना भी हम करंट का मान बढ़ाएं फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा, वो सैचुरेशन की स्थिति कहलाती है। तो कुछ दूर जाने के बाद ये फ्लैट हो जाता है और ये फिगर बन जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, ये EMF का फिगर है, ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का फिगर है। तो याद रखेंगे आप कि चाहे ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ये तब सूत्र से ही बता देंगे बाकी क्वेश्चन, बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और उसी आधार को एक ग्राफ पर दिखाया गया है, यानी जीरो से शुरू नहीं होगा, कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ये क्या है, सीरीज जनरेटर का लोड कैरेक्टरिस्टिक्स का फिगर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब शंट जनरेटर का देखते हैं। शंट जनरेटर में क्या होता है, अब देखिए शंट जनरेटर में हमारा जो था दो स्थिति होती थी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, एक लोड की स्थिति में, एक नो लोड की स्थिति में। तो नो लोड की स्थिति में सीरीज जैसा ही होगा, क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारा ये भी बढ़ेगा, अगर यहाँ लोड करंट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दूसरी स्थिति एक्सटर्नल इंटरनल की हो जाती है। इस स्थिति में क्या होगा कि जब ही लोड बढ़ता है तो क्या होता है, कम हो जाता है हमारा, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ये इंटरनल का होता है।
इसलिए होता है कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका फिगर थोड़ा सा बना दें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आर्मेचर से जितना उत्पन्न होता है करंट, कुछ भाग हमारे फील्ड को जा जाता है, कुछ भाग लोड को जाता है। तो अगर लोड का मान बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस, तो इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा ये इधर सप्लाई हो जाएगा। इसलिए लोड की स्थिति में क्या होता है, इसका टर्मिनल वोल्टेज कुछ घटेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब वहीं कंपाउंड जनरेटर का आता है। तो कंपाउंड जनरेटर का आप जानते हैं कि कंपाउंड जनरेटर में 3 फिगर आज पूछा जाता है। इस टाइप का। अब देखिए ओवर कंपाउंड का क्या होता है, ओवर कंपाउंड लोड बढ़ने से क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है। इधर IL हम रखे हैं और इधर E रखे हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो ओवर कंपाउंड हम किसे कहते हैं कि ओवर कंपाउंड में क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज का मान बहुत कम गिरता है लोड बढ़ने से। तो उसका क्या होगा, सबसे ऊपर होगा, ये ओवर कंपाउंड हो गया। और लेवल कंपाउंड क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधा रहेगा। और अंडर कंपाउंड का क्या होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा घटेगा, ये थोड़ा उससे नीचे होगा। तो इस टाइप का फिगर आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ओवर कंपाउंड। जो फ्लैट होता है उसको फ्लैट कंपाउंड, जो नीचे होता है उसको अंडर कंपाउंड। तो उम्मीद करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। हालांकि ये आपके TG2 में नहीं पूछता है, JEE में पूछता है, इसको बहुत कम चांसेस रहता है, फिर भी मैं बता दिया आपको। अब देखिए अब लॉसेज की बात करते हैं। तो DC जनरेटर में 3 प्रकार की लॉसेज होती है मुख्य रूप से। कौन कौन, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। ठीक है, तो कॉपर लॉस क्या होता है, तो कॉपर लॉस एक क्या है, पावर लॉस है। तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला हम I2R लिखते हैं, आप जानते भी होंगे। यानी जब भी करंट का मान बढ़ेगा तो कॉपर लॉस का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस का मान में बढ़ेगा तो बढ़ेगा। और यह जो होता है कुल लॉस का 30 से 40% होता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा DC जनरेटर में कॉपर लॉस का मान कितना होता है, टोटल लॉस का 30 से 40% होता है। ठीक है, अब ये कॉपर लॉस कहाँ कहाँ होगा, जहाँ जहाँ वाइंडिंग होगा कॉपर की वाइंडिंग होगी। हम पढ़े हैं कि वाइंडिंग किसका होता है हमारा, तो कॉपर का होता है। तो पहला वाइंडिंग कौन होता है हमारा, शंट फील्ड होता है। दूसरा कौन होता है, आर्मेचर फील्ड होता है। तो जहाँ जहाँ वाइंडिंग होगा, और कभी कभी बड़े मशीनों में क्या करते हैं हम, जो लगाते हैं इंटरपोल, उसमें भी वाइंडिंग होता है। तो इंटरपोल वाइंडिंग होता है, इंटरपोल में जो लॉस होगा, तो मुख्य रूप से जो लॉस होता है वो कहाँ होगा, आर्मेचर कंडक्टर में और फील्ड कंडक्टर में। इसको भी आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है आयरन लॉस। तो आयरन लॉस जो होता है वो कहाँ होगा, आयरन में होगा। तो आयरन लॉस जो कोर बना होता है हमारा, उसमें होता है, या 2 तरह का होता है। कौन कौन, एक हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस, दूसरा क्या होता है, एडी करंट लॉस। दूसरा होता है एडी करंट लॉस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिस्टेरिसिस लॉस किस प्रकार का लॉस है, तो आयरन लॉस है। एडी करंट लॉस है तो किसके कैसा लॉस है, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B 1.6 MFV। अब देखिए आप क्वेश्चन पूछा गया कि एडी करंट लॉस किस पर निर्भर करता है। तो B मतलब फ्लक्स घनत्व है, F मतलब फ्रीक्वेंसी है, और V यहाँ क्या है, वॉल्यूम है, मतलब आयतन है, कोर का आयतन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा आपको कि हिस्टेरिसिस लॉस किस पर निर्भर करता है। तो भाई फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, और वॉल्यूम पर निर्भर करता है कोर के। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई अगर वॉल्यूम का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस का मान बढ़ जाएगा। देखिए प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया जाए तो बढ़ जाएगा, घटा दिया जाए तो घट जाएगा, और जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा उस अनुपात में बढ़ेगा। और फ्लक्स का मान भी अगर बढ़ता है, हिस्टेरिसिस लॉस का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन हो गया है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपसे। हालांकि न्यूमेरिकल का एक मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा DC जनरेटर का, आप कल देखिएगा उसको। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको, इसको कम करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए पतली सीटों का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका एडी करंट लॉस।
तो अब एडी करंट लॉस का भी आप फॉर्मूला देख लीजिए। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर एफ स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब यहाँ क्या होता है, फ्लक्स घनत्व के वर्ग के पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी के भी वर्ग पर निर्भर करता है, और टी मतलब थिकनेस है यहाँ पर, मोटाई पे भी वर्ग पर निर्भर करता है। तो एक तो फॉर्मूला आपका यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या होगा, कितना बढ़ेगा, तो इसके वर्ग के अनुसार बढ़ेगा। अगर ये कहा जाए कि फ्लक्स घनत्व का मान दुगना कर दिया जाए तो एडी करंट लॉस मान क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 3 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन माइंडली रूप से पूछा जाता है, मेंटली आपका गेम करता है, तो बहुत ईजी है। बस ज़रूरत है आपको फॉर्मूला याद रखने की। फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रहेगा, इस चीज़ को आप समझ कर याद करें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और मैं इसका पहले 2 वीडियो भी दे चुका हूँ ऑब्जेक्टिव का, उसको बनाइएगा, उसमें सारे क्वेश्चन को मैं समाहित किया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन उठता है आपका मैकेनिकल लॉस का। मैकेनिकल लॉस क्या होता है, तो मैकेनिकल लॉस देखिए, जो भी हम घूमने के लिए बेयरिंग लगाते हैं, ठीक है, एयर का जो बीच में रुकावट आता है वो सारे क्या कहते हैं मैकेनिकल लॉस कहते हैं, जिसमें फ्रिक्शन लॉस भी आता है उसके अंतर्गत। तो मैकेनिकल लॉस भी कुछ होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है स्ट्रे लॉस, एक नाम स्पेशल आता है। तो स्ट्रेस लॉस आयरन प्लस मैकेनिकल लॉस को क्या कहते हैं, स्ट्रे लॉस बोलते हैं। इसे भी इसको याद रखना है आपको। और कांस्टेंट लॉस जो होता है, तो कांस्टेंट लॉस कौन होता है, जो लोड पर निर्भर नहीं करता है वो कांस्टेंट लॉस होता है। तो कौन कौन होता है, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस जो होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी हमको, जब हमारा आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो, यानी कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस बराबर हो। तो उम्मीद करते हैं आप लॉसेज को भी समझ गए होंगे। और एक बार आप बुक भी रीड करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब आ रही बात आपको एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी हमेशा क्या किया जाता है, अब देखिए 2 चीज़ आता है, दक्षता और क्षमता। याद रखिएगा हमेशा, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में क्या अंतर है मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर पूछा जाएगा दक्षता कितना होगा तो आंसर आपका हमेशा परसेंटेज में होगा, और क्षमता जो होता है किलोवाट में व्यक्त होता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा डीसी जनरेटर की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है, या रेटिंग किस में व्यक्त की जाती है। क्षमता मतलब रेटिंग, ठीक है, रेटिंग। तो आपका आंसर होगा क्या, किलोवाट, और दक्षता होगा हमेशा परसेंटेज में। अब एफिशिएंसी जब आती है दक्षता, वो 3 प्रकार की होती है। पहला क्वेश्चन आपका आता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता जो होती है उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है दक्षता का, क्या, इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब इसी पर जो दक्षता पूछेगा आपको उस चीज़ को आपको आंसर देना है। इसके लिए एक पावर डायग्राम समझना होता है, इस पहले क्या होता है किसमें क्या होता है, उसको मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम इनपुट ग्रुप में क्या करते हैं, यांत्रिक शक्ति देते हैं। इनपुट ग्रुप में क्या दिए हम, यांत्रिक शक्ति दिए, ठीक है। और यांत्रिक शक्ति जो होता है bhp हॉर्स पावर में हुआ। अब इसको हम चेंज कर दिए अगर वाट में, तो क्या करेंगे 735 प्लस 0.5 से चेंज कर देंगे। ये इनपुट दिए। अब इनपुट दिए हम, अब इसमें जो लॉस हुआ वो कौन हुआ, फ्रिक्शन का लॉस हुआ, और कुछ भी हुआ मैकेनिकल लॉस हुआ, घुमाने में जो टॉर्क उत्पन्न हुआ, तो उसको घटा देंगे हम। अब इसके बाद जो मिलेगा क्या होगा, आर्मेचर को जो टॉर्क मिला वो हुआ, आर्मेचर को प्राप्त शक्ति हो गया। अब इसके बाद जो होता है उसमें आर्मेचर में क्या होगा, आयरन लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, उसको घटा देंगे तो मिलेगा हमको आउटपुट शक्ति। यही हमारा ये पावर डायग्राम शब्द है, और इसी से आप एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यांत्रिक दक्षता क्या होगी, देखिए तो यांत्रिक दक्षता में इन आउटपुट क्या मिला था आपको, यांत्रिक दक्षता में आउटपुट क्या मिला था, इलेक्ट्रिकल के रूप में मिला था, नहीं उत्पन्न शक्ति मिला था आर्मेचर में जितना उत्पन्न हुआ था। तो आउटपुट यांत्रिक शक्ति एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर बटे इनपुट क्या है, मैकेनिकल पावर, जो मैकेनिकल दिए थे आप, ठीक है, इंटू 100।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वैद्युतिक दक्षता क्या होगी। तो वैद्युतिक दक्षता क्या होगी, आउटपुट जितना मिलेगा वैद्युतिक आउटपुट इलेक्ट्रिकल बटे आर्मेचर में जो उत्पन्न हुआ था उत्पन्न इलेक्ट्रिकल, ठीक है, उत्पन्न इलेक्ट्रिकल इंटू 100, सिंपल है। और कमर्शियल क्या होगा, तो कमर्शियल हो जाएगा, कमर्शियल मतलब आउटपुट क्या मिला, इलेक्ट्रिकल मिला, तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल और इनपुट यांत्रिक, ठीक है, इनपुट यांत्रिक इंटू 100। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा आता है आपको वोल्टेज रेगुलेशन। इसके बाद जो टर्म आता है आपका क्या आता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या आता है। तो सबसे पहले समझना है वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि यदि लोड बढ़ा जाए तो वोल्टेज का मान जितना परिवर्तन होता है, जितना कम होता है, वो कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। यानी एक डीसी जनरेटर का, अच्छा डीसी जनरेटर का पूछेगा, आइडियल डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन मिनिमम जितना होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कि एक अच्छे जनरेटर का क्या पहचान है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है आपसे पूछा जाता है, तो क्या होता है, वोल्टेज कब होगा, अधिक कब होगा, नो लोड पर, नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड अपॉन वोल्टेज नो लोड इंटू 100, जिसको आप याद रखेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं कल इसके न्यूमेरिकल पार्ट के साथ। जितने भी तरह की न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कल हम उसका वीडियो आपको देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बनाना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले बार एक शिफ्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछा गया था, और उस शिफ्ट में जिसका था और न्यूमेरिकल नहीं बनाया था उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। भले उसका स्कोरिंग कम गया था नॉमिनेशन में, फिर भी लेकिन और बिल्कुल नहीं बनाएंगे तो होगा कैसे, इसलिए न्यूमेरिकल को स्किप नहीं किया जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं कल न्यूमेरिकल वीडियो के साथ। सभी को थैंक यू।